अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। द टॉपिक ऑफ अवर टुडेज प्रेजेंटेशन इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोरशाक इंक ब्लॉट टेस्ट। लास्ट लेक्चर में हमने हिस्ट्री और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोरशाक इंक ब्लॉट टेस्ट को डिस्कस किया था। आज हम इसकी एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे कि रोरशाक इंक ब्लॉट टेस्ट जो है वो कैसे हम उसको परफॉर्म करते हैं, कैसे उसको अप्लाई किया जाता है और किस तरह उसको जो एग्जामिनर्स होते हैं या जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कैसे इसको एडमिनिस्टर करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोरशाक कंप्लीटेड इन 4 स्टेप्स और 4 फेजेस। जो रोरशाक की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी जो एप्लीकेशन है, हम इसको जो है वो 4 स्टेप्स और 4 फेजेस में जो है करते हैं। ठीक है, मीन्स इसके जो है वो टोटल 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहले क्या है, इंट्रोड्यूसिंग द रिस्पोंडेंट टू द टेक्निक। जो रिस्पोंडेंट है, जो एग्जामिनी है, मतलब जिस पे हमने टेस्ट अप्लाई करना है, उसको हम टेक्निक के बारे में उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सेकंड स्टेप है गिविंग द टेस्टिंग इंस्ट्रक्शंस। फिर उसको हम जो टेस्टिंग के जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैसे आपने इसको करना है, वो उसको प्रोवाइड किए जाते हैं। देन थर्ड है द रिस्पॉन्स और एसोसिएशन फेज़ भी कहा जाता है इसको। और फोर्थ फेज़ है इंक्वायरी फेज़। अब हम इसको वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट फेज़ है इंट्रोड्यूसिंग द रिस्पोंडेंट टू द टेक्निक। One of the important goal an examiner must initially achieve is to allow the examinee to feel relatively comfortable with the testing procedure. जो एक इम्पॉर्टेंट गोल होता है एक एग्जामिनर के लिए, एक साइकोलॉजिस्ट के लिए, वो ये है कि जो आपका एग्जामिनी है, जो आपका क्लाइंट है, उसको हम टेस्टिंग प्रोसीजर के इंस्ट्रक्शंस दें और जो आपका एग्जामिनी है वो कंफर्टेबल फील करे इस टेस्ट को परफॉर्म करने में। In describing the test, the examiner should emphasize relatively neutral words such as ink blot, interest, or imagination, rather than anxiety-provoking words such as intelligence or ambiguous. अच्छा, एग्जामिनर को जो है इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्निक वो न्यूट्रल वर्ड्स का यूज़ करे, जैसे कि इंक ब्लॉट, स्टिमुलस। आपको जो ये कार्ड देख के क्या आप इमेजिन करते हो, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो यूज़ करने चाहिए, ना कि हमें एनजाइटी प्रोवोकिंग वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। ठीक है, हमें एनजाइटी प्रोवोकिंग वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है, हमने न्यूट्रल वर्ड्स यूज़ करने हैं ताकि आपका जो क्लाइंट है, जो एग्जामिनी है, वो उसमें स्ट्रेस ना हो जाए कि मतलब अगर मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये मुझे मतलब इस तरह से जो है ये मुझे इस तरह के वर्ड्स जो हैं ये यूज़ कर रहे हैं तो मुझे मतलब ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है, इस तरह वो एनजियस हो जाता है। तो हमें अवॉइड करना है इस तरह के वर्ड से। थर्ड है फॉर द मोस्ट पार्ट एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट सब्जेक्ट्स शुड डू और से इज़ टू बी अवॉइडेड। अच्छा, अब हम जब अपने एग्जामिनी को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं उस टेक्निक से, तो हमें जो है उस इंफॉर्मेशन से अवॉइड करना है, मतलब हमें वो इंफॉर्मेशन नहीं देनी जो कि हमारे टेस्ट के रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस करे, हमें उसको अवॉइड करना है। द टेस्ट सिचुएशन इज़ डिज़ाइंड टू बी एम्बिगुअस एंड एग्जामिनर्स शुड अवॉइड एनी स्टेटमेंट्स दैट माइट इन्फ्लुएंस द रिस्पॉन्सेस। सेकेंड स्टेप और सेकेंड फेज़ है गिविंग द टेस्टिंग इंस्ट्रक्शंस। अब जब हम एग्जामिनी को, अपने क्लाइंट को जब उस टेक्निक के बारे में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, फिर सेकेंड स्टेप आता है कि हम उसको टेस्टिंग इंस्ट्रक्शंस दें कि टेस्ट को आपने करना कैसे है। आफ्टर प्रीलिमिनरी रिमार्क्स कंसर्निंग द पर्पज ऑफ टेस्टिंग, द एग्जामिनर हैंड्स द फर्स्ट कार्ड टू द सब्जेक्ट एंड आस्क द सब्जेक्ट व्हाट माइट दिस बी। इंट्रोड्यूस करवाने के बाद जो एग्जामिनर है वो फर्स्ट कार्ड जो है वो अपने क्लाइंट के, अपने एग्जामिनी के हैंड ओवर करता है और उसको कहता है कि व्हाट माइट दिस बी। नो रेस्ट्रिक्शन इज प्लेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स परमिटेड एंड नो क्लूज आर गिवन कंसर्निंग व्हाट इज एक्सपेक्टेड। जब उसको कार्ड हैंड ओवर करता है तो उससे पूछा जाता है कि आपको इसमें
आपको क्या लगता है कि ये क्या है, इस कार्ड में क्या है, ठीक है, ये सवाल किया जाता है। और उसके बाद जो है एग्जामिनर को ये ख्याल रखना होता है कि वो कोई क्लू या मतलब अगर वो कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है, मींस फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एग्जामिनी आता है, मैंने उसको वो कार्ड दिया है, ठीक है, अब वो उसको ऐसा ना लगे कि मैं उससे किस तरह का रिस्पॉन्स चाहती हूँ, ठीक है, तो मुझे कोई ऐसा क्लू या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको प्रोवाइड नहीं करनी है, उसको नहीं देनी है, उससे अवॉइड करना है, ताकि एग्जामिनी के जो रिजल्ट्स होंगे ना, उस टेस्ट के जो रिजल्ट्स आएंगे उस पर इन्फ्लुएंस ना हो। If the subject asks for guidance or clarification, the examiner gives little information. लेकिन अगर सब्जेक्ट जो है, मीन्स अगर आपका एग्जामिनी जो है वो आपसे गाइडेंस चाहता है या क्लैरिफिकेशन चाहता है इस कार्ड के लिए कि मुझे करना क्या है, मैं इसको कैसे करूं, अगर इस तरह के सवाल करता है तो एग्जामिनर लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड कर सकता है, उसको दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द सब्जेक्ट आस्क डू आई यूज़ द होल थिंग और जस्ट पार्ट ऑफ इट, अगर सब्जेक्ट ये पूछता है या एग्जामिनी ये पूछता है कि मुझे होल कार्ड को यूज़ करना है या फिर इसका एक पार्ट यूज़ करना है, तो एग्जामिनर ये रिप्लाई करेगा एज़ यू लाइक और वॉट एवर यू चूज़, जैसा आप चाहो, जिस तरह आप करना चाहो आप कर सकते हो। द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू गिव द सब्जेक्ट मैक्सिमम फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई इन हिज और हर ओन मैनर। इस टेस्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन पर्पस जो है वो ये होता है कि जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका एग्जामिनी है, उसको मैक्सिमम फ्रीडम मिले, ठीक है, मतलब वो फ्री हो, वो कोई भी रिस्पॉन्स करे, आपने उसको कुछ नहीं कहना, ना अपना नॉन वर्बल बिहेवियर शो करना है, ना अपना वर्बल बिहेवियर जो है उसके रिस्पॉन्स में शो करना है, ठीक है, उसका कोई भी रिस्पॉन्स है आपने उसको एक्सेप्ट करना है। To enhance this, examiner strongly recommend that the subject and the examiner not be seated face to face, but rather side by side to decrease the possible influence of the examiner's non-verbal behavior. एग्जामिनर का एग्जामिनी के रिस्पॉन्स पे कोई इन्फ्लुएंस ना पड़े, उससे अवॉइड करने के लिए एग्जामिनर ने जो है वो ये रिकमेंड किया कि जो सब्जेक्ट है, मींस जो आपका एग्जामिनी है, और जो एग्जामिनर है, मींस जो टेस्ट टेकर है, वो उनकी सिटिंग अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए, फेस टू फेस नहीं होनी चाहिए बल्कि साइड बाय साइड होने चाहिए। जैसे हम क्लास में बैठते हैं ना साइड बाय साइड, इसी तरह जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए बिटवीन द क्लाइंट एंड द एग्जामिनर, ताकि उसके जो रिस्पॉन्स है आपके क्लाइंट का, उस पर आपके वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर का कोई इन्फ्लुएंस ना पड़े। थर्ड स्टेप है द रिस्पॉन्स फेज, और इसको हम एसोसिएशन फेज भी कहते हैं। ईच कार्ड इज़ एडमिनिस्टर्ड ट्वाइस। एक कार्ड जो है वो आप 2 दफ़ा उसको एडमिनिस्टर करते हो, ठीक है, एक दफ़ा हम अभी इस फेज़ में करेंगे, मींस द रिस्पॉन्स फेज़, और द एसोसिएशन फेज़ में हम जो है वो कार्ड जो है वो कर रहे होते हैं एडमिनिस्टर, और सेकेंडली वो नेक्स्ट फेज़ में जो इंक्वायरी फेज़ होगा उसमें हम सेकेंडली एडमिनिस्टर करते हैं। ड्यूरिंग द फ्री एसोसिएशन फेज ऑफ द टेस्ट, इसको फ्री एसोसिएशन फेज भी कहा जाता है, इसको रिस्पॉन्स फेज भी कहा जाता है, और इसको एसोसिएशन फेज भी कहा जाता है। दैट इज़ द थर्ड फेज और थर्ड स्टेप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोरशाक इंक ब्लॉट टेस्ट। द एग्जामिनर प्रेजेंट्स द कार्ड्स वन एट अ टाइम। If the subject gives only one response to the card, then the examiner may say, some people sees more than one thing here. The examiner usually makes this remark only once. अच्छा, अब इस फेज़ में क्या होता है कि कार्ड जो है वो उसके पास होता है, आपके एग्जामिनी के पास। जब अगर वो कार्ड पे एक रिस्पॉन्स करता है आपका एग्जामिनी, तो जो क्लाइंट है या जो एग्जामिनर है वो ये कहता है कि कुछ लोग एक कार्ड के ऊपर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सेज भी देते हैं। मीन्स सिर्फ ये वो कहता है, ज़्यादा फोर्स नहीं करना उसके ऊपर, उस बात पे ज़्यादा एम्फासाइज नहीं करना। ये आप इसलिए करते हो कि हो सकता है कि आपका क्लाइंट जो है वो एक से ज़्यादा रिस्पॉन्स देना चाहता हो उस कार्ड के ऊपर, लेकिन लेकिन उसको ये क्लियर नहीं है कि मुझे पता नहीं देना है या नहीं देना चाहिए, इस वजह से आप कहते हो, लेकिन आपने ज़्यादा उसको फोर्स नहीं करना है, ठीक है, अगर एक दे रहा है तो ठीक है। If the subject reject the card, that is, states that he or she sees nothing in the card, the examiner records each and every word and even
every sound made by the subject verbatim. एग्जामिनर जो है वो अपने क्लाइंट का एक एक वर्ड, इवन के उसका जो साउंड होता है, जब वो वर्ड प्रोनाउंस करता है उसके पीछे जो साउंड होता है उसको भी नोट कर रहा होता है. मीन्स रिकॉर्डिंग चल रही होती है कि उसका नॉन वर्बल बिहेवियर भी नोट करता है एग्जामिनर, उसकी जो है साउंड को, उसका एवरी वर्ड को जो है वो नोट करता है, रिकॉर्ड करता है. इन एडिशन द एग्जामिनर रिकॉर्ड्स हाउ लॉन्ग इट टेक्स अ सब्जेक्ट टू रिस्पॉन्ड टू अ कार्ड. इसके साथ साथ एग्जामिनर ये भी रिकॉर्ड कर रहा होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो एग्जामिनी है, उसको एक कार्ड को रिस्पॉन्स करने में कितना टाइम लगा है, जिसको हम रिएक्शन टाइम कहते हैं. मींस कार्ड को प्रेजेंट किया और उसके बाद उसने कितने टाइम बाद उसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया है, रिएक्ट किया है. इस टाइम को भी नोट करना होता है. एंड द पोजीशन ऑफ द कार्ड व्हेन द रिस्पॉन्स इज मेड. और जब वो रिस्पॉन्स दे रहा होता है उस वक्त उसका जो पोजीशन है, ठीक है, उसकी जो आई की जो पोजीशन है वो कार्ड के किस लोकेशन पे है, इस चीज़ को भी नोट करना है कि उसने जो रिस्पॉन्स किया है वो उसने कार्ड के डाउन पे देख के रिस्पॉन्स किया है या कार्ड की साइड वे पे देख के रिस्पॉन्स किया है. तो इस चीज़ को मतलब आप जो पोजीशन है कार्ड की वो भी नोट करते हो, रिएक्शन टाइम भी नोट करते हो, उसका ईच एंड एवरी वर्ड, इवन के एवरी साउंड भी आपको रिकॉर्ड करना होता है. कार्ड्स 2, 3 and 5 are generally considered relatively easy to respond and usually have shorter reaction time than cards 6, 9 and 10, which typically produce a longer reaction time. अच्छा, ये हाइपोथेसिस है कि ये देखा गया है कि जो कार्ड सेकंड, थर्ड एंड 5 जो कार्ड्स है ना, इसको रिस्पॉन्ड करने में जो है वो आपके जो क्लाइंट है, जो एग्जामिनी है, वो इतनी मुश्किल पेश उनको नहीं आती है. ठीक है, वो इजीली इन कार्ड्स को रिस्पॉन्ड कर देते हैं, उनको रिएक्शन टाइम भी कम लगता है एज कम्पेयर टू 6, 9 एंड 10 कार्ड. उसमें जो है उनको रिएक्शन टाइम भी उनका लॉन्गर होता है. ठीक है, ये चीज़ देखी गई है, एक रिसर्च में ये जो है हाइपोथेसिस प्रूफ हुआ था. लास्ट फेज है इसका एडमिनिस्ट्रेशन का, स्टेप 4, इंक्वायरी फेज. द इंक्वायरी शुड बिगिन आफ्टर ऑल 10 कार्ड्स हैव बीन एडमिनिस्टर्ड. इन दिस फेज द एग्जामिनर शोज द कार्ड्स अगेन एंड स्कोर द सब्जेक्ट्स रिस्पॉन्सेस. इंक्वायरी फेज कब स्टार्ट होगा? जब आप तमाम 10 कार्ड, 10 कार्ड्स आप जब एडमिनिस्टर कर लेते हो एक दफ़ा, उसके बाद आप फिर इन कार्ड्स को अगेन एडमिनिस्टर करते हो, इन कार्ड्स को अगेन शो करते हो अपने एग्जामिनी को, और फिर सब्जेक्ट ने जो रिस्पॉन्स किया है उसको स्कोर करते हो. मतलब पहले आप सिर्फ उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन सेकेंड टाइम इंक्वायरी फेज में आप वही कार्ड उसको अगेन प्रेजेंट करते हो और अब जो उसके रिस्पॉन्सेज हैं उसको स्कोर कर रहे होते हो. स्कोरिंग हम क्यों करते हैं? इंटरप्रिटेशन के लिए. स्कोरिंग जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्कोरिंग डिस्कस करेंगे. द पर्पज ऑफ दिस फेज इज टू कलेक्ट द एडिशनल इंफॉर्मेशन requires for an accurate scoring of the responses. It is intended to clarify the responses that have already been given, not to obtain new responses. अच्छा, अब इस फेज का पर्पस क्या होता है कि ये जो फेज है ना, ये मतलब आपके लिए, एग्जामिनर के लिए होता है कि जो रिस्पॉन्सेज आए हैं आप उसको स्कोर कर सको. ठीक है, जब आप स्कोरिंग समझोगे ना तब आपको ज़्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी इस फेज की कि स्कोरिंग जो है वो क्यों हम सेकंड टाइम फिर से एडमिनिस्टर करते हैं, इसकी क्या वजह है. ठीक है, ये जब आप स्कोरिंग पढ़ोगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा. अच्छा, और इसका एक और जो पर्पस है वो क्या है कि न्यू रिस्पॉन्सेज. हो सकता है कि आपका क्लाइंट जो पहले जो रिस्पॉन्स ना कर सका हो वो इस टाइम जो है वो रिस्पॉन्स कर दे और हम उसको फिर स्कोर कर रहे होते हैं. ठीक है, द इंक्वायरी शुड नॉट एंड अंटिल दिस गोल हैज़ बीन अकम्प्लिश्ड. और इंक्वायरी फेज उस वक्त तक एंड नहीं होता, ख़त्म नहीं होता जब तक आप इस गोल को अचीव नहीं कर लेते, अकम्प्लिश नहीं कर लेते. कौन सा गोल? जब तक आप स्कोरिंग नहीं कर लेते. The outcome of well-conducted inquiry is the collection of information sufficient to decide on scoring for location and determinant. अच्छा, अब वेल कंडक्ट इंक्वायरी वो होती है जिसमें आपको तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आप कलेक्ट कर लो, और इतनी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है जिसकी मदद से आप
अपनी स्कोरिंग, लोकेशन की स्कोरिंग और डिटर्मिनेंट की स्कोरिंग जो है वो प्रॉपरली कर सको। जब तक आपकी स्कोरिंग सही से नहीं होगी, आपकी इंटरप्रिटेशन भी सही नहीं होगी। सो स्कोरिंग के लिए आपको जो है ये इंक्वायरी फेज पे जो है आपका फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो ये फेज उस वक्त तक एंड नहीं होता जब तक आप उसकी स्कोरिंग, जो रिस्पॉन्सेस के ऊपर जो स्कोरिंग है वो प्रॉपरली नहीं कर लेते। अच्छा, इस फेज का एक एडिशनल फीचर ये भी है कि आप ये भी देख रहे होते हो कि आपका जो सब्जेक्ट है वो रिस्पॉन्स करने के टाइम पे कितना अवेयर है। मीन जब वो रिस्पॉन्स कर रहा है तब उसका जो फोकस है वो किस चीज़ के ऊपर है, अपने होशो हवास में हो के ये कर रहा है, या फिर मतलब उसको जल्दी तो नहीं है किसी चीज़ की। इस तरह तो आपको ये भी पता चल जाता है जब आप नेक्स्ट टाइम ये अगेन जब कार्ड उसको प्रेजेंट कर रहे हो, जब आप स्कोरिंग कर रहे होते हो तब। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज प्रेजेंटेशन। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask me in the comment box. If this video is helpful for you, so please share and like and also subscribe my channel. Thank you so much and Allah Hafiz.